अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें आपने जो डाटा इकट्ठा किया था, इसमें आपने जो सेटिंग की थी वो डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स की थी, ठीक है, जो जीपीएस के अंदर थी। सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे ना अपने इसके टूल को, तो इसमें आपने गूगल प्रो में टूल्स में जाना है और ये ऑप्शंस में चले जाना है। जब आप ऑप्शंस में आएंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ सेटिंग्स आएंगी। इसके अंदर आपने ये नीचे लिखा हुआ है शो लैट लॉन्ग, इसकी जो सेटिंग होगी उसको देखना है कि आपका डाटा किस फॉर्मेट में है, ठीक है ना। डेसिमल डिग्रीज में है, डिग्रीज मिनट्स और सेकंड्स में है, डिग्रीज डेसिमल मिनट्स में है, या कोई यूटीएम का ग्रिड लगा हुआ है। तो हमारे पास चूंकि डिग्रीज मिनट्स और सेकंड्स है तो आप इसको इसमें सेलेक्ट कर लेंगे सिंपल, और आपने इसको ओके कर देना है। अगर आपके पास डीटी होता या आपके पास डेसिमल मिनट्स वाली होती तो फिर आप इसको सेलेक्ट कर लेते ताकि सॉफ्टवेयर उस तरह से ऑपरेट करे, वरना एरर भी आ सकता है। ठीक हो गया। अब चूंकि हमें बात की थी कि एरर भी होगा और लोकेशन में फ़र्क भी आ सकता है, लेकिन हमारा ये कंसर्न है कि हमने जो डाटा दिया था वो डाटा सही प्लॉट होना चाहिए। अब उसमें जो आपके पास यहाँ पे सेटिंग बनेगी सर्च बार में, अगर आप सिंगल पॉइंट एंटर करना चाहते हैं, ठीक है, ये अगर मैं इसको वैसे ही कर दूँ कि चलो यार दूर चला जाए, खुद ही आपको वो लेके आए ट्रैक करके, तो इसमें आपके पास जो पॉइंट आ रहे हैं, जैसे ये पॉइंट लिया था इन्होंने, कोई सही पॉइंट नंबर 4 देख लें, 5 देख लें, तो नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है, 33 डिग्री 37 मिनट्स और 47.8 इंच, और इसी तरह ईस्ट लिया था 73 डिग्री 3 मिनट्स और 30.8 सेकंड्स। ये डाटा आपने अपने पास भी रिकॉर्ड किया होगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप सिंपल यहाँ पे ये वैल्यूज़ लिखना शुरू कर दें। सबसे पहले ये 33 वाली वैल्यू लिखें, पूरी लिखनी है, 33 एक स्पेस 37 फिर एक स्पेस और 46.8 ये आपकी आ गई एक लोकेशन नॉर्थ की। फिर आप इसमें कोमा डालेंगे, फिर स्पेस लिखें, फिर अगली वैल्यू लिखें 73 स्पेस 3 स्पेस 30.8, ठीक है। अगर तो ये लोकेशन सही एंट्री हुई है और ये लोकेशन आपने सही नोट की हुई है तो ये इसे उसके ऊपर जाना चाहिए जो लोकेशन उसने दी हुई है। तो इसके बाद आप सर्च का बटन दबाएंगे और देखते हैं कि वो किधर लेके जाता है। ठीक हो गया, ये आपकी लोकेशन एग्जैक्ट इसके ऊपर आ गई जो आपने डाटा नोट किया। ये देखो, समझ आ गई। ये देखें, ये वही असगर माल की ग्राउंड है, ठीक है, वही एरिया है और वो ये सारा कुछ है। इसी तरह लिया था आपने, ये पॉइंट इधर ही लिया गया है इस चीज़ के सामने, ये देखें, ठीक है। और जब आप कहें कि यार इसको मैं अब सेव कर लूँ, ठीक है ना, तो आपने करना क्या है कि यहाँ पे ये येलो कलर की पिन आ रही है, ऐड प्लेस मार्क, इसको क्लिक करेंगे तो इसको कहें कि भाई इधर ही आ जाए इसके ऊपर, इसको इसके ऊपर ले आएँ, ठीक है, ये। और ये जो लोकेशन आपने एंटर की हुई है वो शायद ऑटोमेटिकली उसके अंदर एंटर हो गई होगी, ठीक है। ज़्यादा मसला है तो उसको थोड़ा एडिट भी कर सकते हैं, 33 डिग्री 37 और 46.8, अच्छा 78 आ रहा है तो चलो मैं इसको 8 कर देता हूँ, ये थोड़ा सा खुद ही हिल भी जाएगा, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और इसको अगर मैं करता हूँ नीचे वाला 73 3 और 30.8, अब ठीक हो गई लोकेशन। नाम रखना है, इधर ऊपर प्लेस मार्क में नाम रख दें, ठीक है, 0.1 कर देता हूँ, चलो मैं 0.1 सपोज, बाकी आप इसको ओके कर दें, आपका वो पॉइंट गूगल मैप के ऊपर लग गया, गूगल अर्थ प्रो पे, ठीक है। अब आपका ये डाटा नीचे भी सेव हो गया है, इधर नीचे देखें, प्लेसेस के अंदर जाएं, इसको देखेंगे आपका पॉइंट नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये ठीक है। यहाँ से जो आया हुआ है इसको बेशक आप ख़त्म कर दें, इसको आप डिलीट करेंगे तो वो पिछला जो पॉइंट है वो तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया, ये देखो, ठीक हो गया, ये पॉइंट जो है ना आपका इसके अंदर लग चुका हुआ है इस तरह से। तो फिर आप क्या करते हैं कि इस तरह के बाकी पॉइंट्स आप एंटर करेंगे, दूसरा पॉइंट एंटर करके देख लें बेशक जो आपने कोई लिया होगा। ये मैंने पॉइंट नंबर 4 एंटर किया है, ठीक है, लास्ट नंबर 10 नंबर पे तो खाली छोड़ा हुआ है, 9 पे देखते हैं क्या है, 33 37 और 44.1, 33 एक स्पेस 37 एक स्पेस
44.1 कॉमा स्पेस 73 स्पेस 3 स्पेस 33.8। अभी आपके दो लोकेशंस आ गई हैं, इसको सर्च करते हैं किधर जाता है। ये है मेरे ख्याल से नीचे जहाँ से आपने शुरू किया था, ये वही है। वही पॉइंट है। कौन सी जगह थी? हॉस्टल के करीब वाली जगह कौन सी? इधर थे ना आखिरी दफा जब मैंने आपको जीपीएस लिया है, वो जगह है ना ये जहाँ पे खड़े मिट कर रहे थे सारे। हाँ ये वो जगह। ओहो ये किधर जा रहा है? नहीं सर्च की ज़रूरत ही नहीं है, एलिवेशन आप इंक्रीज करें वो खुद ही सेट कर दें। इधर आता होता है एक व्यू चेंज करना। इधर क्यों नहीं आ रहा? क्लोज नेविगेशन आती होती है अभी ऑटोमेटिक। हाँ इसको मैं दोबारा कर दूँगा। ठीक हो गया, ये पॉइंट आपके पास आ गया। अब आप बेशक इसके ऊपर एंट्री कर लें, इसको आप इस पॉइंट को रखें। ये इधर ही मैं ये येलो वाला ले आता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा हिल के इसके ऊपर आ जाए, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, खैर है। अब आप इसका पॉइंट नंबर जो भी आपने लिखा हुआ था 9 है, 9 कर दें, 0.9। और लोकेशन जो आपकी इधर शो हो रही है इसको देख के एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप देखें क्या लिखा है, मैं सही लिख रहा हूँ 33, 37, 44.1 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, तो आप इधर 1 कर दें ताकि वो एडजस्ट कर दे इसको 1। ठीक हो गया, ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगा ऊपर नीचे। और दूसरी तरफ आए अगर आप तो 37, 33.8 आ रहा है, इधर 79 आ रहा है, तो आप इसको हाथ से एडजस्ट कर दें। ठीक हो गया, ये खुद ही उसको एडजस्ट करेगा और ये आपका पॉइंट लग गया। ठीक हो गया, इस तरह से पॉइंट लगाएं। और अगर आप पॉइंट आपको ये पसंद नहीं आता तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसके सिंबल भी चेंज कर सकते हैं। इसके ना सिंबल, ये सिंबल है, ये सिंबल पड़े हुए हैं, ये सिंबल भी चेंज कर सकते हैं। या आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसके अंदर कोई और पॉइंट लेना चाहते हैं, ये कोई स्टार लगाना चाहते हैं, कुछ भी लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से मज़ीद कर भी सकते हैं। फ्लैग लगाना चाहते हैं तो फ्लैग लगा दें, ठीक है, तो वो फ्लैग में कन्वर्ट हो जाएगा पॉइंट, और इस तरह से वो फ्लैग लग जाएगा। अगला भी आप बेशक फ्लैग लगा लो, ठीक है ना, इस तरह से इसको भी आप फ्लैग कर दो और ये भी फ्लैग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके कर दो, ठीक हो गया। इस तरह से आप अपनी जो लोकेशन होती है जहाँ पे भी आप सर्वे करते हैं तो वहाँ पे जाके इसको मैं कहता हूँ भाई ये मुझे रिमूव कर दो, मुझे अब ये नहीं चाहिए, ये पॉइंट एक्स्ट्रा जो नज़र आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा, अब जितने भी पॉइंट्स आपने लिए थे वो इसके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। एक तो तरीका ये है कि आपने एक एक फाइल को लोड किया। दूसरा तरीका ये होता है, 3 तरीके मैंने आपको बताया ना, पहले तरीके को मैंने आपको इजीली बता दिया है। दूसरा तरीका है इसकी पहले एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी। एक्सेल शीट बनाएं, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको वीडियो सेंड की हुई है, वो इंडियन को है उसने किया काम, तो वो उर्दू में आपको मिल जाएगी, तो उसकी वो आप वीडियो देखें। एक्सेल में पहले डाटा फीड करें सारा, पॉइंट 1, 2, 3, 4 के नाम से। वो एक्सेल शीट आपने यहाँ पे फाइल को इंपोर्ट करना है। यहाँ से फाइल इंपोर्ट होती है, या ओपन करें या इधर से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इधर इंपोर्ट करें यहाँ से फाइल, और यहाँ से वो फाइल जो होगी CSV में इधर से लोड हो जाएगी। फर्दर वो कुछ स्टेप्स बताएगा कि ये स्टेप लिखें, यहाँ पे ये एंट्री करें, ये कॉलम सेलेक्ट करें। वो करेंगे तो अगर आपके 50 पॉइंट भी हों तो वो इकट्ठे लोड कर देगा। ठीक हो गया, वो तो हम कल भी कर सकते हैं क्योंकि वो अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मेरे पास एक्सेल शीट नहीं बनी। या तो आप एक्सेल शीट बना के ग्रुप में डाल दें ताकि सारे प्रैक्टिस कर लें, या फिर इसकी फ़ोटो मुझे दें, मैं घर जाके इसकी एक्सेल शीट बना के खुद प्रैक्टिस करूँगा, पहले देखूँगा फिर आपको बताऊँगा कल आके कि किस तरह के स्टेप करने हैं। अदरवाइज़ खुद से आप उस वीडियो को देख के भी कर सकते हैं। ये होगी दूसरी ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन में आपके पास डायरेक्ट अगर GPS है, जो कि अभी मैंने इत्तेफाक से मुझे वीडियो मिली है, तो वो पहले मैं जाके देखता हूँ कि मैं हमने जो यूज़ किया उसके अंदर ऑप्शन है भी डाटा केबल लगाने की कि नहीं।
तो उसमें आप ये इसी जीपीएस के अंदर जाके ये देखें, गारमेन और मैगलन के दो सपोर्टिव उन्होंने दिए हुए हैं, जो कि हमारे पास ज़्यादातर गारमेन का ही चलता है। तो यहाँ पे गारमेन और इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, इसको करेंगे तो वो फाइल को इंपोर्ट कर देगा गारमेन की अपनी डाटा फाइल को, इधर पूरी की पूरी। आपको उसमें से डाटा निकाल के रजिस्टर पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो वीडियो मैंने देखी है वो मॉडल 2 और था, ये हमने जो किया ये मॉडल और है। इसके लिए मुझे वो डाटा केबल भी चाहिए, वो डाटा केबल भी नहीं है। तो डाटा केबल मैं देखता हूँ अगर हुई घर में पड़ी हुई या यूज़ हो सकती है, वो यूज़ करके मैं पूरा सिस्टम उसके ऊपर करके देखूँगा। अगर वो हो सकती है तो तीसरा मेथड फिर ये है कि जीपीएस डायरेक्ट इसके साथ ही कनेक्ट करते हैं लोग डाटा केबल के साथ, थोड़ी देर के लिए वो रीडिंग करता है। उसके बाद वो जैसे ड्राइव में आ जाता है ना, डी ड्राइव के अंदर, इसके अंदर कुछ डाटा है, जैसे मोबाइल अटैच करते हैं तो फाइलें आ जाती हैं, तो वो इसके अंदर वो फाइल आ जाती है, उसके फोल्डर में ये लोकेशन आपके पड़ी होती है, उसमें जाकर डायरेक्ट लोड करेंगे तो सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे वो इसके अंदर लग जाएंगे। ये तीसरा मेथड है। तो ये 3 मेथड आप Google.Pro पे यूज़ करते हैं। एक सिंपल है बिल्कुल ये, लेकिन ये हैक्टिक हो जाता है ज़रा। दूसरे 2 जो हैं वो टेक्निकल हैं और ऑटोमेटिक है, फटाफट डाटा लोड हो जाएगा। बाज़ दफ़ा आपको डाटा नेट से भी डाउनलोड करना पड़ता है। आपने कोई जैसे लोकेशन ली है, वहाँ पे डाटा एक्सेल फाइलों में पड़ा हुआ है, आपने ले लिया, वो सारी की सारी फाइल यहाँ पे लोड करके प्रैक्टिस की जा सकती है। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया आपका इस फील्ड में। अब अगर आपके पास ArcGIS का आ जाए डाटा, ठीक है, आप कहते हैं Google.Pro तो हमें यूज़ करना है लेकिन इतना तो नहीं करना, तो हमें चाहिए इसके अंदर लोडिंग करनी है। अब इसके अंदर जो लोडिंग करनी है, हमारे पास एक्सेल शीटें जब आती हैं, बेशक ये वाला डाटा हो, बेशक आपको नेट से कोई फाइल डाउनलोडिंग में मिल जाए, बेशक आपने कोई डाटा फाइल डाउनलोड की है, कोई इन्वायरमेंट का, कोई पोल्यूशन का, या कोई दोस्त देता है यार ये मेरा डाटा तो मैप बना दो, जैसे फ्रीलांसिंग अक्सर लोग डाटा देते हैं आपको कि आप ये डाटा लें और इसका प्लॉट बना के मुझे दिखा दें, तो आप कहेंगे यार मुझे लैट लॉन्ग भेज दो बस और डाटा फाइल भेज दो, बेशक वो 10 पॉइंट हो, 10,000 पॉइंट हो या 2 पॉइंट हो। तरीका उसका ये है, अभी मैं इधर से ना एक फ़ाइल इंपोर्ट करवा लेता हूँ, ठीक है। एक्सेल की जो फाइल होगी मैं पहले देख लेता हूँ मेरी फाइल पे पड़ी किधर हुई। ये मेरा काफ़ी ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ था इसके अंदर। चलिए ये कुछ डाटा मेरे पास ये पड़ा हुआ है CSV में ना, कुछ मॉडल्स का डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी शेप फाइल बनाते हैं। ये प्रैक्टिस की थी आप लोगों ने पहले? नहीं, एक्सेल से शेप फाइल बनाना नहीं। अच्छा, अब जैसे ये फाइल है हमारे पास एक्सेल में, अगर मैं इसको खोल भी लेता हूँ, उसको इधर से ओपन भी कर सकते हैं, बल्कि नहीं इधर से डायरेक्ट पहले फाइल दिखा दूँ आपको कि ये फाइल अगर हो, इसमें इस तरह का डाटा होता है। ये मेरे पास ये देखे ना फुल हुई पड़ी है सारी। इसमें अगर हमारे पास ये देखे ना ये डाटा है, चलो ये मेरे पास कुछ डाटा था CSV फाइल में, इसको पहले देखिए इसके अंदर है क्या। अब वो जो मैंने आपको पहले बात बताई थी ना, डाटा आपको मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में मिल सकता है इंपोर्ट करने के लिए। इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपने मुख्तलिफ फाइलें लोड करनी होती हैं। वो टेक्स्ट फाइलों में भी डाटा हो सकता है, वो आपकी एक्सेल शीटें भी हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा मगर उलाते ने वर्ड फाइल दे देंगे कि यार वर्ड फाइल से डाटा सेट कर लो खुद ही। तो डाटा की जो हैंडलिंग होती है वो आपको A to Z पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास डाटा था, ये मेरे अपने रिसर्च पेपर का, ये मैंने सारा वो सेंसर का डाटा लेके क्लाइमेट मॉडल का, उसके अंदर से मेरे पास ये लैट लॉन्ग की लोकेशन थी जो काम की चीज़ है, उसकी मदद से मैंने इसकी फाइनल मैपिंग, प्लॉटिंग, हर चीज़ बनाई। अगर ये लोकेशन गायब कर दी जाए तो डाटा मेरे किसी काम का नहीं है। वजह हमें पता ही नहीं चलेगा इलाका कौन सा है, एरिया कौन सा है। तो हमारी सबसे जो स्ट्रॉन्ग साइड है वो लैट लॉन्ग की लोकेशन है। अगर मैं ये कॉलम डिलीट करके खाली डाटे के पीछे भागता रहूँ, दुनिया का कोई बंदा नहीं बता सकता डाटा किस जगह का है, बेशक नाम ना भी लिखा हो, लैट लॉन्ग की लोकेशन आई हो। और हाँ, अगर मैं यहाँ पे लोकेशन भी लिख दूँ पाकिस्तान 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 या पंजाब या पिंडी या लाहौर, फिर भी नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी। लाहौर में कौन सा इलाका है, पिंडी में कौन सा इलाका है, पाकिस्तान में कौन सी जगह है। तो अगर आपके पास डाटा आता है और उस पर नाम नहीं लिखा होता, जैसे लिखा हुआ है इस्लामाबाद, ये देखें
इस्लामाबाद तो लिखा हुआ है, लेकिन इस्लामाबाद की लोकेशन कौन सी बन रही है, किस एरिया की लोकेशन ली गई है, ये नहीं लिखा हुआ। ठीक है ना। अब ये जो स्टेशन आया है मेरे पास, मैं अगर इसको नीचे करता हूँ तो मेरे पास ये ऑब्जर्वेशन है तकरीबन 1177। ठीक है, और ये डेट वाइज डाटा है 2003 से लेकर आगे तक चल रहा है 2021 तक मंथली डाटा था मेरे पास ये। तो यानी फ्यूचर की फोरकास्टिंग हमने इसके थ्रू की हुई है। तो फ्यूचर फोरकास्टिंग का डाटा हमने लिया वहाँ से और इसके ऊपर वर्किंग की, और ये सारा डाटा जो था हमारे वो ओपन सोर्स सैटेलाइट का डाटा था, उसको हमने एक्सेल फाइलों में डाउनलोड किया है। अब उसमें हमारे पास ये लोकेशन आ रही है, और ये मेरा ख्याल है सिर्फ इस्लामाबाद की लोकेशन दे रहा है। हाँ, सिर्फ इस्लामाबाद का डाटा है। अब इस फाइल को अगर मैं शेप फाइल में कन्वर्ट करता हूँ, आ जाओ कौन है, अच्छा छोटे बच्चे जेरे घर जाते हैं मार दे के अंदर पता नहीं की पकदा पे होने चौल बनने के थोड़ी देर बाद। तो इसलिए वो जो गली मोहल्लों में सीन होते हैं ना, वही हो रहे हैं, उन्होंने दरवाज़ा खुले देख खुली, तो ये होता है गली मोहल्लों में। ठीक है, जब खास कर पता है ना किसी तरह ख़त्म है या शादी है वो तो जानते ही नहीं बच्चे। तो इसलिए ये जो डाटा होता है ना, इसको आपने लोकेशन सबसे पहले देखनी है, बाकी कहानी लहदा है, वैल्यूज़ क्या है, एलिवेशन कितनी है, डेट क्या है, ये तो लहदा है। हमने देखना है कि इसको लोड कैसे करना है। अच्छा, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे सबसे पहले आपने जो, हाँ, CSV के अलावा एक्सेल का कोई और फॉर्मेट इसमें लोड नहीं होगा। एक्सेल के ना 2-3 फॉर्मेट होते हैं एक्सेल की फाइलों के। ये जो फाइल है ना, ये देखिए, इसको अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये मुझे इसका फॉर्मेट बता देगा। ये देखिएगा, ये एंड पे लिखा हुआ है .csv, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। जब आप डाटा डाउनलोड करते हैं ना या कुछ भी करते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारा डाटा आपको CSV में डाउनलोड करने के लिए कहता है। रीज़न क्या है, उनको अच्छी तरह पता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर स्प्रेडशीट वाला डाटा नहीं चलता। एक CSV होता है, वो स्पेसिफिकली हो जाता है डाटा प्रोसेसिंग के लिए। एक एक्सेल की शीट होती है सिंपल वाली, ठीक है ना, वो उसका फॉर्मेट .xls होता है फॉर्मेट उसका। ठीक, वो भी इधर मेरे पास इधर देखता हूँ, इधर पड़ी होगी, वो भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। फ़र्क कोई भी नहीं होता। फ़र्क ये देखो, ये है, ये टेस्ट के लिए, सॉरी ये तो वर्ड फाइल आ गई, इधर ऊपर कहीं पे पड़ी होगी ये। ठीक है, ये भी मॉडल्स वो इसी में से मैंने कन्वर्ट किया हुआ है। अब ये देखें, जब आप फाइल टाइप को पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, यहाँ पे वो वहाँ पे बताएगा कि ये फाइल फॉर्मेट कौन सा है। अभी मैं इधर से भी दिखाता हूँ, अगर आप ओपन नहीं कर सकते तो यहाँ पे ये देखिएगा, इसको मैं थोड़ा फाइल टाइप को ओपन खोल लूँ ना, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ये इस फॉर्मेट में दे रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं इसको दूसरा फॉर्मेट अगर देखूँ मेरे पास हो, जिसको मैंने यूज़ करना है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। इसका सिंबल भी तस्वीर में डिफरेंट होता है। जो CSV फाइल होती है उसके ऊपर वो A सा बना होता है, ठीक है, और प्लेन होती है। जो आपकी होती है ना एक्सेल शीट, एक्सेल वाली, उसके ऊपर वो लाइनें लाइनें बनी होती हैं। ये देखें लाइनें लाइनें बनी होती हैं और वो उसके ऊपर A नहीं लिखा होता। इससे फ़र्क पता चल जाता है। तो जो RGS की फाइलें होती हैं ना, वो कॉमा सेपरेटेड वाली CSV फाइलों को करता है। अगर आपके पास MS ऑफिस अच्छे वाला है, यानी 2016, 17, 18 वाला अच्छे वाला, बेहतर पुराना नहीं, उसमें ऑप्शंस बहुत सारी होती हैं फाइलों को सेव करने की। तो जब आप इधर आते हैं ना फाइल को, अगर आप डाटा आपने गलती से भी एक्सेल में कर लिया है या गलती से भी आपने किसी और फॉर्मेट में कर लिया है एक्सेल के किसी और में, जब आप यहाँ पे फाइल सेव एज करते हैं, ठीक है, तो अब जैसे ये फाइल आ गई ना मेरे पास, तो अब यहाँ पे जब आप फाइल को सेव एज करेंगे ना, सेव नहीं करना, सेव एज, तो सेव एज में वो डिफरेंट फॉर्मेट्स की ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे पूछेगा। ये देखिएगा, ये खोलेंगे इसको तो यहाँ पे आपके पास ये बहुत सारी फॉर्मेट की ऑप्शंस आ जाती है। ये देखिए, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में .xls होती है, और ये भी सिंपल वाली है, पुराना जो वर्जन होता था XLS वाला ये है आपका। नीचे थोड़ा सा आ जाए तो कोमा सेपरेटेड जो होगी .csv, ये है कोमा डिलिमिटेड .csv की एक्सटेंशन आपने याद रख लेनी है, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक ये भी है और एक ये नीचे भी है .csv, ये भी है कोमा डिलिमिटेड। लेकिन ये जो CSV है ना, UTF-8, ये कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, सर्टिफाइड स्टैंडर्ड्स, उनकी बेस पर कुछ फाइलें बनाई जाती हैं। ये स्टैंडर्ड आपकी इंडस्ट्री के अंदर सारी दुनिया यूज़ करती है। यानी आप अगर दूसरे मुल्क में भी किसी और अफ्रीकी को भी या अरबी को भी डाटा भेजेंगे इस फॉर्मेट में,
तो उसके सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये डाटा रीड हो जाएगा, क्योंकि ये जो UTF-8 है ये पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है फाइल फॉर्मेट्स का, सर्टिफाइड। तो वो आपके जो माइक्रोसॉफ्ट वालों के स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं की बेस पर ये फाइल एक्सपोर्ट होगी या सेव होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसकी फ़ाइल को सेव करेंगे, जैसे वो नहीं ना सेव थी, तो ये मैं इधर से सेव कर रहा हूँ। चलो जाओ क्लास पढ़ लो, ये वो उसका तो इतना ही था, बाकी की फिर कहानी कल देख लेना। अच्छा, जब आप यहाँ पे आएंगे तो वो आपको यहाँ पे कहेगा कि भाई ये देखो कोमा डिलिमिटेड मैं सेव करने जा रहा हूँ, या आप किसी कोई और फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो यहाँ पे जस्ट आप सिंपल इसको इसी नाम से कोई और नाम चेंज करेंगे तो सेव करेंगे तो वो कोमा डिलिमिटेड में CSV में फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। तो मैं ऐसे कहता हूँ ठीक है, ओके कर देगा। कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है उसके बाद वो आपको ओके कर देता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा, मैंने ये गलतियाँ बड़ी दफ़ा की हैं, बड़ा नुकसान भी हुआ मुझे, CSV फाइलों के अंदर प्लॉट्स नहीं बनाने, ग्राफ वगैरह नहीं बनाने, क्योंकि उसके अंदर लिमिटेड एडिशन होता है, वो आपको सेव नहीं करने देगा। शुरू में ये मेरी गलती होती थी कि मैं CSV फाइलों के अंदर ही प्लॉटिंग करनी शुरू कर देता था, जैसे ये देखिएगा। अभी उसने मुझे मैसेज दिया है ना, वो यही दिया है कि हिस्टोग्राम इसमें जो बना हुआ सेव नहीं होगा, इसका डाटा सेव नहीं होगा। आप सिर्फ उसके अंदर ये डाटा सेव कर सकते हैं, प्लॉट्स सेव नहीं हो सकते। अगर आप गलती से उसको काम सारा कर लिया, CSV में बैठे रहे, काम करते रहे 3 घंटे, उसके बाद उसको फाइल को सेव करके बंद भी कर दिया, जब खोलेंगे अंदर प्लॉट नहीं होगा। तो ये बड़ी ज़लालत हो चुकी है पहले बहुत दफ़ा, 3-3 घंटे काम किया, बाद में सर पकड़ के बैठ गए, तो CSV फाइल सेव नहीं था। जब CSV फाइल खोली तो अंदर से डाटा था, प्लॉट नहीं था। तो वो जो प्लॉटिंग होती है, ग्राफ वगैरह बनाए जाते हैं ना, वो आपने एक्सेल वाले फॉर्मेट में बनाने हैं। ये वाला जो फॉर्मेट होता है सिर्फ डाटा की सॉफ्टवेयर की रीडिंग के लिए होता है, इसमें आप फर्दर प्लॉटिंग ना करें, आप सिर्फ डाटा बनाएं, डाटा सेव करें, ठीक है। ये मैंने कुछ कोड लिखा हुआ, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, ये वाला CV की तो भूल गया। एक फाइल खोलो तो 4 पीछे खुलनी शुरू हो जाती है। अच्छा, हम इसके ऊपर बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिएगा ये फाइल थी ना, अब ये फॉर्मेट एक्सटेंशन दे रहा है .csv, और इसका कलर भी आपको ब्लू कलर में या वाइट कलर में नज़र आएगा। इसको सिंपल आप ड्रैग करें, यहाँ से पकड़ें इसको, कोई यार इधर आ जाओ, ठीक है। तो ये इधर आपको उठा के ड्रैग कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी इधर से कैटलॉग से फाइल जो भी फोल्डर में पड़ी हुई है, ये देखें ना, ये फुल मॉडल ऊपर लिखा हुआ है, तो वो XLS के नाम से दे रहा है, और उसका फॉर्मेट भी अजीब सा दे रहा है, कलर और आइकॉन भी, वो कहता है ये फाइल हमारी रीडेबल नहीं है। तो आसान तरीका तो ये होता है कि जो फाइल फॉर्मेट आपने इधर लोड करना है उसकी आइकॉनिक आइडेंटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि यार ये जो आइकॉन आ रहा है या जो तस्वीर बन रही है ये मेरे काम की नहीं है, ये फाइल मेरे इसमें रीड नहीं होगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कौन सा फाइल फॉर्मेट इसमें रीड होगा, कौन सा फाइल फॉर्मेट रीड नहीं होगा। अब देखिए ये CSV थी ना, ये .csv की इधर अगर मैं देखता हूँ फोल्डर के अंदर, ये CSV में तस्वीर ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, ये वाइट कलर में पेज की फॉर्म में नज़र आ रहा है। ये देखिए .png रास्टर है, तस्वीर है ना, तो ये येलो कलर में डॉटेड लाइन बन रही है, ये असल में सेल्स को प्रेजेंट कर रहा है, रास्टर के सेल्स जो होते हैं उसको, ठीक है। और ये देखिएगा ऊपर .xls, ये फॉर्मेट भी डिफरेंट नज़र आ रहा है, बॉक्स सा बना हुआ है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का सिंबल नज़र आ रहा है। और टेक्स्ट फाइल होगी तो वो भी .txt को शो कर रहा है। इसके अंदर आपकी जो फाइल होगी वो .csv रीड होगी, ठीक है, उसको आप रीड करें। जब यहाँ पे आ जाती है फाइल तो ये उसी तरह फाइल होती है सेम जैसे आपकी एक्सेल की शीट होती है। आपने करना क्या है कि इसको पहले खोल के और एक दफ़ा ओपन करके देखें कि गलत फाइल तो नहीं आपने लोड कर ली। इसको ओपन करें, इधर ही हो जाएगी, ये ओपन करेंगे तो एक्सेल की तरह की वो शीट खुल जाएगी सारी। जैसे ओपन एट्रीब्यूट टेबल करते थे ना, तो ये चूँकि टेबल नहीं बना हुआ ना, ये फाइल है, तो ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाती है। बताने का मकसद ये है कि जब आप ये एक्सेल की शीट बना लेंगे ना, इसके अंदर गूगल अर्थ प्रो के लिए, वो आपने CSV में सेव करनी है, उसमें भी CSV में ही लोड होगी, इसमें भी CSV में लोड होगी, तो एक फाइल आपकी दोनों जगह काम आएगी, गूगल अर्थ प्रो में भी काम आएगी, इधर भी काम आएगी। अब ये देखें वो जो टेबल उधर मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखें ये एज इट इज सारा टेबल वही है, ठीक है ना। लैट लॉन्ग बने हुए हैं, डेटे पड़ी हुई हैं, नाम लिखे हुए हैं, डाटा आ रहा है। तो हमारे काम की कौन सी चीज़ है, ये वाली, ये 2 चीज़ें हमारे काम की हैं, बाकी तो उसकी डाटा वैल्यूज़ है, इसको छोड़ दें। अब आपके पास ये डाटा आ गया, अब आपने करना क्या है कि इसी फाइल को, इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि मैप उधर नज़र आए। इधर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपने करना है डिस्प्ले XY डाटा। ये अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा, डिस्प्ले रूट इवेंट्स नहीं करने, डिस्प्ले XY डाटा।
डिस्प्ले एक्स वाई डाटा का मतलब है एक्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। वाई कौन सा कोऑर्डिनेट है और एक्स कौन सा कोऑर्डिनेट है। आपने अंदर फाइल में जो भी नाम लिखे होंगे वो आपको पता होने चाहिए कि यार मैंने एक्स वैल्यू कहाँ पे डाली थी, वाई कहाँ पे डाली थी, लैट कौन सा है, लॉन्ग कौन सा है। इसलिए ज़्यादातर डाटा आपको लैट और लॉन्ग के नाम से मिलता है या एक्स और वाई के नाम से भी मिल सकता है, वो डाटा पे डिपेंड करता है। आप अपनी मर्जी से भी लोग रखते हैं ना एक्स और वाई, लेकिन आप जब यहाँ पे डिस्प्ले एक्स वाई डाटा करेंगे तो वो आपको छोटी विंडो देगा। ये देखिए एक्स फील्ड और वाई फील्ड, अगर तो आपने ऑटोमेटिक लिखा हुआ है लैट लॉन्ग तो वो पकड़ लेगा, या एक्स वाई लिखा है तो तब भी पकड़ लेगा। तो हमारा जो एक्स होता है वो लैट लॉन्जिट्यूड होता है, वाई जो होता है वो लैटिट्यूड होता है। ये वही कॉलम्स हैं सारे के सारे जो उस फाइल में नज़र आ रहे हैं। इसमें से आपने लॉन्जिट्यूड्स अगर गलती से सिलेक्ट नहीं हुआ, ब्लाइंडली क्लिक नहीं करना, चेक करना है पहले लॉन्जिट्यूड इधर से लैटिट्यूड, ठीक है। ये दोनों को सिलेक्ट कर लिया। जी फील्ड आपके पास नहीं है, जी फील्ड होती है आपकी या एलिवेशन है मेरे पास लेकिन मैं दूंगा नहीं, ज़रूरत नहीं है, या आपकी डेप्थ होती है। तीसरी चीज़ आपने जो असल चीज़ लगानी है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब आपने फाइल क्रिएट की थी पिछले हफ्ते में, तब फाइल क्रिएट की थी तो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन किया था। तो हर दफ़ा जो ब्लैंक फाइल बनती है उसके लिए वो कोऑर्डिनेट सिस्टम की परमिशन मांगता है। अगर आप कहेंगे ना मैंने नहीं लगाना तो कोई फ़ायदा नहीं, वो बेकार हो जाएगी फाइल। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को लगाने के लिए यहाँ पे एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए हमारे पास ये WGS84 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर नहीं किसी को समझ आया तो ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट में जाएगा, इसमें नीचे ये वर्ल्ड में चला जाएगा, वर्ल्ड में और नीचे जाएगा तकरीबन एंड के करीब यहाँ पे WGS84 पड़ा हुआ है। यहाँ से सिलेक्ट करेगा, यहाँ से इसको ओके करेगा, तो जो फाइल अभी क्रिएट होने जा रही है वो आपकी ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ लैट लॉन्ग की वैल्यूज़ को प्रेजेंट करेगी। इसको मैं करता हूँ सिंपल ओके, ठीक है। तो अभी थोड़ा टाइम लेगा, ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स हो तो टाइम लेता है, थोड़े हो तो फ़ौरन कर देता है। ये उसकी मटीरियल फाइल खुल गई। मैं इसको करना चाहता हूँ तो गलती से मेरे ख्याल ये बटन दबाया गया। ये देखिए ये प्रोसेसिंग की है, चूँकि मेरी लोकेशन एक है ना इस्लामाबाद, ज़्यादा एरियाज़ नहीं है, तो इसने इस्लामाबाद की लोकेशन इसके अंदर डाल दी। अब ये लोकेशन आ गई है ना, क्योंकि मेरा स्टेशन एक ही था इस्लामाबाद, मैंने नाम लिखा हुआ है, एक लोकेशन। अगर आपके पास मल्टीपल लोकेशंस होती तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉइंट्स बन जाते, ठीक है। तो उसमें आपने फिर करना क्या है, ये अब आपके पास फाइल आ गई। कीप इन माइंड ये अभी शेप फाइल नहीं बनी, ये इसने पॉइंट लोकेशन दी है, बल्कि मैं एक ठहरे मैं देखता हूँ आपको पूरे पाकिस्तान की लोकेशन देता हूँ। इधर से पाकिस्तान की कोई डाटा फाइल मिल जाए ना मुझे। चलिए यहाँ कोई चाइना की मिल जाए, कोई मिल जाए, हमें फाइल चाहिए सिर्फ। ये ऑलरेडी मैंने बना के रखी हुई, इसको फ़ायदा नहीं है। ये देखिए ये मिल जाएगी, ठीक है। इसको देखते हैं, CSV फाइल है, इसको लेके आते हैं। ज़रा एरिया ज़्यादा हो जाएंगे ना, इसको पहले चेक कर लेते हैं इसके अंदर किस तरह की डाटा है। एक और मज़े की बात, आप डायरेक्ट एक्सेल फाइल बेशक उधर खोल के बेशक चेक मत करें, इधर पहले खींच के ड्रैग कर लें, इधर से खोल के चेक कर लें। क्योंकि जब आप एक्सेल फाइल को खोलते हैं उसने अपना टाइम लगा देना, पूरे सॉफ्टवेयर ने खुलना है पहले। यहाँ पे जल्दी हो गया, अगर मैं कहता नहीं पहले मैं फाइल खोल के देखूँगा उसमें, तो फिर वो एक्सेल घूमना शुरू हो जाता, 4 फाइलें और खुल जाती और 2 मिनट ज़ाया होते। तो मैंने क्या किया है, उधर से ड्रैग की फाइल डायरेक्ट इधर ही फेंक दी है, इधर से टेबल ही खोल के मैंने चेक कर लिया कि इसमें किस तरह का डाटा है। ये जल्दी और क्विक हो जाता है, काम का है ठीक है, वरना उसको रिमूव कर दो उधर से, फिर अगली फाइल देख लो। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा ख्याल है कि बदल बदल के डाटा आ रहा है, ये सेम है। एक मिनट, नहीं बदल गया यार, ये देखो पूरे पाकिस्तान का है। हाँ मुख्तलिफ है ना, तो इसको मैं बंद करता हूँ।
अगर आपके काम की वो फाइल ना हो तो यहाँ से राइट क्लिक करें, यहाँ से रिमूव कर दें, वो फाइल ज़ाया हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इधर से भी रिमूव कर दें, वो फाइल ख़त्म होगी। ठीक है, अब हमने जो नई फाइल ली है ना, इसको शुरू से देखते हैं। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा लोकेशन है, इसलिए मैंने किया। डिस्प्ले एक्स वाई पे आए, एक्स फील्ड में हमारे पास लॉन्जिट्यूड था, वाई फील्ड में हमारे पास लैटिट्यूड था, जी कुछ नहीं चाहिए। ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो ये या एक दो दफ़ा आप करेंगे ना तो आपका भी फेवरेटिज़ में आना शुरू हो जाएगा। जब आप बार बार यूज़ करते हैं तो फेवरेटिज़ में डाल देता है, तो यहीं से उठा लें। तो इसमें मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ ओके कर दे, तो ये देखिए ज़्यादा एरिया डाल दें। ठीक है, ये ज़्यादा पॉइंट लोकेशंस बन गई मुख्तलिफ। ठीक हो गया। अब अगली कहानी क्या है कि अभी ये शेप फाइल नहीं बनी, अभी डाटा इसके अंदर डिस्प्ले हुआ है, एक्सेल का पॉइंट नज़र आए हैं। अभी मैंने करना क्या है कि इसको शेप फाइल में कन्वर्ट करना है। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, नीचे ये डाटा आ रहा है, डाटे को मैं कहता हूँ कि इसी फाइल को एक्सपोर्ट कर दो। ये मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो वो पूछेगा किस फॉर्मेट में करना है, तो वो शेप फाइल की ऑप्शन आ जाएगी। ये देखिए एक्सपोर्ट डाटा, वो कहता है कि एक्सपोर्ट ऑल फीचर्स, हाँ जी सारी फाइल मैंने करनी है। लेयर सोर्स डाटा वहीं से करनी है, और यहाँ पे इसको मैं आउटपुट देता हूँ। ठीक है, ये आउटपुट आप अपनी फोल्डर की लोकेशन ढूंढ के रखें, मैंने कहाँ पे रखना है इसको, तो मैं इसको फिलहाल टेस्ट रन करना है तो मैं इधर ही रख देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, अगर आपने जियो डाटाबेस बना दिया है फिर तो वो पर्सनल डाटाबेस बना के उसके अंदर डालें। अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो कोई मसले की बात नहीं, आप शेप फाइल में डाल दें। सिंपल शेप फाइल आए, यहाँ पे आप अपना नाम लिखें जो भी रखना चाहते हैं। ठीक है, ये देखें मैं फ़िलहाल टेस्ट डाटा रख देता हूँ। अब इसमें क्या होगा कि चूंकि ये एट ए टाइम 5 या 6 फाइलें जनरेट करेगा, तो इसमें नुकसान ये होगा कि सब तरफ फाइलें फैल जाएंगी, आपको ढूंढनी पड़ेंगी। तो दूसरा तरीका ये है कि आप किसी फोल्डर में, ठीक है, इधर से फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से फोल्डर क्रिएट करें। ये देखिए न्यू फोल्डर, इधर मैं फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ टेस्ट के नाम से, ताकि मेरी जो फाइलें हैं ना वो इधर उधर फैले ना, मैं इस फोल्डर के अंदर ही डाल देता हूँ। टेस्ट के नाम से ये फोल्डर बनाया है मैंने, खाली है, इसके अंदर मैं चला जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ यार इधर ही शेप फाइल डाल दो मुझे, मैं कहता हूँ सेव। अब ये .shp के फॉर्मेट पे शेप फाइल बना के देंगे, ठीक है ना, जो हमें चाहिए GIS के लिए। अब मैं कहता हूँ ओके, तो वो पूछेगा अच्छा सारी फीचर्स करना चाहते हो, तो 8000 फाइलें हैं इसके अंदर, यानी ऑब्जर्वेशंस हैं। वो कहता सारी कर रही, मैं कहता सारी कर दो। ठीक है, तो अब ये फ़ाइल बन गई। अब ये फ़ाइल जो है इसको अनचेक करके देखें, ये फ़ाइल आपको ये देखें नज़र आ रही है। ठीक हो गया, एज इट इज़ जो डाटा मैंने दिया था, लोकेशन दी थी, वो कंफर्मेशन करनी है कि भाई वाकई ये लोकेशन वही है कि कहीं और दुनिया का डाटा तो नहीं आ गया। तो यहाँ पे वही मैंने जो आपको तरीका बताया है कि इसको इंटरनेट के ऊपर चले जाएं, इधर से बेस मैप निकालें, आपको लोकेशन दे देगा कि वो कौन सी एरियाज़ की लोकेशन आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा। गूगल अर्थ प्रो भी बेशक उस तरफ ना जाएं, इधर से ही बेस मैप ऐड करें। इधर से जब आप बेस मैप ऐड करेंगे, अगर ये मेरा नेट चलता रहे तो इसके अंदर वो इमेजरी दे देगा या कुछ भी दे देगा, तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर लोकेशन बैठ जाएगी उस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये सारा सिस्टम आपस में कनेक्टेड है। GIS का सिस्टम आपस में डेटम और कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से सारी लैटलॉन्ग की लोकेशंस कनेक्टेड हैं, इसलिए वो गलत लोकेशन नहीं दे सकता। अगर ये आपने डाटा ही गलत लोड किया, इसके अंदर लोकेशन ही सही नहीं है, तो फिर वो ऑटोमेटिक किसी और दुनिया का इलाका चला जाएगा। या ये भी करते हैं अक्सर जल्दी में गलती लोग, लैटलॉन्ग की आगे पीछे कर दी फाइलें, लैटिट्यूड की जगह लॉन्जिट्यूड की फाइल लगा दी, कॉलम लगा दिया, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड लगा दिया, उल्टा कर दिया, तो फिर भी फाइल उधर उधर हो जाएगी, किसी और जगह पे चला जाएगा। तो जो उसकी फील्ड्स हैं X और Y, वो X और Y एज इट इज़ ही रहनी चाहिए। ठीक है ना, फिर वो सही पकड़ेगा, अदरवाइज़ वो जो डाटा होगा ना वो इधर उधर ले जाएगा किसी और जगह। ठीक हो गया। तो चलें, जब नेट आता तो फिर मैं इसको दिखा देता। अच्छा, दूसरा मैंने कहा था कि आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं जियो डाटाबेस में भी। तो यहाँ पे आप लेके आएँ, एक्सपोर्ट करें, और यहाँ पे जब आप कहते हैं ना कि मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो ये देखें ऊपर एक आइकॉन आ रहा है न्यू फाइल जियो डाटाबेस, इसको क्लिक करेंगे तो डाटाबेस क्रिएट कर देगा। कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। यहाँ पे वो डाटाबेस का वो डब्बा सा बना देगा टीन का, उसके अंदर आपने इसके चीज़ों को इसके अंदर डाल देना है। तो वो प्रोसेसिंग कर रहा है, इसमें सेलेक्ट करके रखें पर्सनल डाटाबेस, ये बन चुका होगा। ठीक है, और ये देखिए दोबारा बना लें।
ये देखिए बन गया, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन होती है .gdb, जियो डेटाबेस, ठीक है। इसके अंदर आप इसको बेशक नाम चेंज कर दें, इसका नाम भी मैं टेस्ट रख देता हूँ। इस फाइल को जब आप खोल लेंगे इसके अंदर ऐसे, तब ये आप जियो डेटाबेस की फाइल इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपने शेव फाइल इंपोर्ट करनी है तो इसके अंदर फाइल सेव एज टाइप को डेटाबेस के ऊपर लेके आना है, ठीक है ना। देखते हैं पकड़ता भी है कि नहीं, टेस्ट के नाम से। ठीक हो गया, चली गई। तो जियो डेटाबेस में आपकी ये फाइल इस तरह से जाएगी। पहले जियो डेटाबेस का टीम बनाना है, उसके अंदर बॉक्स, उसके अंदर जियो डेटाबेस का फ़ायदा क्या होता है? जियो डेटाबेस का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से दूसरी दुनिया में, किसी और को भेज सकते हैं। भेजना तो जियो डेटाबेस भेज दो। अक्सर आप कंपनियों में जाएंगे, बड़े लेवल पर आपको ये कहेंगे कि ज़रा जियो डेटाबेस तो मुझे सेंड करो। ऐसे सोच दें भाई वो मैं किस तरह बनाऊँ, तो ये बना के आपने फाइलें उसके अंदर डाल देनी है। इसी जियो डेटाबेस के अंदर आप 50 फाइलें डाल दें, कोई मसला नहीं है, 100 डाल दें, कोई मसला नहीं है। तो आप जियो डेटाबेस ही शेयर करते हैं। जियो डेटाबेस का मतलब ये है कि ये फाइलों को सिक्योर फॉर्म में अपने अंदर रखेगा। दूसरा जो फोल्डर होगा आप उसके अंदर दूसरी फाइलें रखें। शेव फाइल्स वगैरह जो होंगी आप कोशिश करें जियो डेटाबेस में रखें, ठीक है ना। तो जियो डेटाबेस को क्रिएट करना आपको आना चाहिए। यहाँ पे मैंने, अब मुझे भूल गया मैंने कौन सा फोल्डर यूज़ किया था, मुझे भूल ही गया मैंने कहाँ पे सेव किया था इसको। ये आ रहा है डी, ये देखें ना, अगर भूल जाए जैसे मेरे जैसा दिमाग हो नहीं पता चल रहा, तो ये फोल्डर की एक्सटेंशन भी आपको नज़र आ जाएगी। डी में टेस्ट के नाम से फोल्डर है, टेस्ट के अंदर ये test.gdb के नाम से फोल्डर बना होगा, या दूसरा फोल्डर डी में टेस्ट के नाम से है, या ये जो मैं तीसरी फाइल खोली थी ये डी ड्राइव के अंदर AOD चाइना के नाम से फोल्डर बना हुआ, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से एड्रेस देखना है उसका। अगर आप भूल जाए ना कहाँ गई फाइल, तो यहाँ पे पढ़िए। तो ये आ गई टेस्ट, ये देखें, ये जो डेटाबेस मैंने बनाया था टेस्ट डेटाबेस, ये उसके अंदर ये फाइलें पड़ी हैं। देखिए, देख रहे हैं ये कितनी ज़्यादा फाइलें हैं। ये डेटाबेस है पूरा, हर एक चीज़ के अंदर उसने सेव की हुई है, ठीक है। और ये जब आप सिंपल आते हैं, सिंपल चीज़ लेते हैं, टेस्ट में जो हमने बनाई थी, तो ये आपकी ये लॉक इसलिए दे रहा है कि आपने फाइल इधर ओपन की हुई है। इसको अगर आप ख़त्म कर देते हैं, मैं कहता हूँ यार मुझे सारा ही ख़त्म कर दो, ठीक है ना, ये सारा मुझे ख़त्म कर दो, मुझे नहीं चाहिए। ठीक हो गया। अब ये देखो, तो यहाँ पे ये लॉक वाली ऑप्शन भी ख़त्म हो गई है। लॉक जब आपने शो करेगा, इसका मतलब वो फाइल GS के अंदर खुली हुई है, वो आगे आप उसको सेंड नहीं करेंगे। जैसे ही आप उसको कहेंगे ना इसको सेंड कर दो या मैं कॉपी कर दूँ या कोई पेस्ट भी नहीं करेगा, एरर आ जाएगा, एरर फाइल इन यूज़ का मैसेज आएगा। तो वहाँ से पहले फाइल रिमूव करनी है, फिर यहाँ से लॉक वाली और मैसेज ख़त्म होगा। अब ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 फाइलें बनाई। तो अगर आप शेव फाइल में कन्वर्ट करते हैं तो 7 फाइलें बनाएगा, ये नीचे आ भी रहा है 7 आइटम्स। और अगर आप डेटाबेस में बना के देते हैं इसको, तो फिर ये 44 फाइलें बना दी उसने, 44 फाइल्स। याद रखिएगा कि जब आप इसको खुद से सेव करते हैं ना डिफ़ॉल्ट सेटिंग में, तो ArcGIS के अंदर डॉक्यूमेंट्स में एक इसका अपना फोल्डर बनता है ArcGIS डेटाबेस के नाम से। जो स्टूडेंट्स स्टार्टर जो होते हैं, बिगनर्स, वो ऑटोमेटिक उसी में फाइलें फेंकते जाते हैं, वो आपकी एक तरह की डस्टबिन बन जाती है। उसमें से फिर फाइल ढूंढना बहुत मुश्किल था। उसकी वजह ये है कि आपकी ये 44 फाइलें एक फ़ाइल के ऊपर है, आप क्या नाम लिखेंगे। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप जब एक काम कर रहे हैं ना, जैसे अभी आपको मैंने काम दिया है कि डिजिटलाइजेशन करके लेके आएंगे, वो आप उसको जब जियो डेटाबेस बनाएंगे ना, तो उसका आप नाम असगर माल कॉलेज रखें। वो जियो डेटाबेस के अंदर जितनी फाइलें बनेंगी उसी फाइल के अंदर रहें। अगर आपने वो नहीं बनाना तो तब आप एक फ़ोल्डर बना लें, उस फोल्डर में असगर माल कॉलेज, उसके अंदर 5-6 फाइलें आपको वो शो करेंगे। फ़र्क ये हो जियो डेटाबेस के अंदर और वो, अगर आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में सेव कर दिया सारा कुछ, फिर वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो गार्बेज होता है, उसके अंदर बहुत कुछ मटीरियल सेव हुआ, आप कैसे ढूंढेंगे सारों फाइलों में। तो वो ऑटोमेटिक सेटिंग में आपने सेव नहीं करना, खुद से फ़ोल्डर नया बना के अपनी जो भी आपकी होगी उसके अंदर आपने सेव करना है, हमेशा याद रखना है। शुरू में मैंने बड़ी गलतियाँ की हैं, बस हो गया एक्सपोर्ट जान दो जिथे जाता है, नहीं,
हमेशा एक्सपोर्ट करते वक्त आउटपुट की जो लोकेशन आती है वो आपने अपने हिसाब से देखनी है, मैंने कहाँ रखना है, उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में नहीं रहना। वो आपको यहाँ फेंक देगा, उसके बाद वो सारी जिंदगी किताब लफ्ज़ रहोगे। ये देखो यहाँ पे होती है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये देखो ये आप GIS 10.8 की फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो है ये देखो ये फाइलें पड़ी हुई, ये डाटाबेसेस बने हुए हैं सारे, ये देखो सारे इसके अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में बने हुए हैं। एक को भी खोलोगे तो ये कितनी हज़ारों फाइलें खुल जाएंगी इसके अंदर। ये देखो ये खोलो, ये देख लो, ठीक है। ये सारी की सारी ये डाटाबेसेस बने हुए हैं। लेक का डाटाबेस था कुछ मेरे पास, पता नहीं कब के ज़माने की पड़ी हुई है। तो ये ऑटोमेटिकली ये देखो स्क्रैच, ये अपने डाटाबेस में इसको फेंकता जाएगा। USA की फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। ये वीट का डाटाबेस बना हुआ है। ये अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स में फ़ाइल फोल्डर खुद ही जनरेट किया होता है, डिफ़ॉल्ट में ये वहीं पे फेंक देता है। ये सारी वहाँ पे पड़े पता नहीं केड़े डेटा की चीज़ें पई हैं। तो ये हैं हाँ ठीक है, जाओ। तो अब आपने करना क्या है, घर जाके इसको प्रैक्टिस करें। कल मैं GPS दोबारा लेके आऊँगा। अगर वो सक्सेसफुली मुझे डाटा केबल मिल गई इसकी को लगाने के लिए, तो यहाँ पे उसी से ऐसे डाटा इंपोर्ट करके देखें कि ट्रैक कैसे इंपोर्ट होता है। ठीक हो गया, बाकी की कहानी कल करेंगे।